22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और इस आतंकी हमले में 26 भारतीय पुरुषों की मौत हो जाती है। महिलाओं और बच्चों को दूर हटा दिया जाता है और केवल पुरुषों को गोली मारी जाती है, और वो भी केवल उसी पुरुष को जो कि हिंदू थे। और इसकी पहचान कैसे हो, तो इसके लिए कलमा पढ़वाया जाता है और पैंट खोल करके देखा जाता है। जो मुसलमानों की एक पहचान होती है खतना, वो खतना हुआ है या नहीं हुआ है। और यह खतना पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में होते हैं, और जिनका नहीं था खतना वो हिंदू समझकर मार दिए गए। इस हमले को भले ही लोग ये समझ रहे हो कि केवल पाकिस्तानी सेना की है, लेकिन नहीं। इस हमले के लिए जितनी ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की सेना की है, ठीक उतनी ही जिम्मेदार चीन की सेना भी है, चीन की सरकार भी है। आपको बता दें यह हमला क्यों कराया गया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए थे। कई सारे मामलों में निवेश की चर्चा की जा रही थी, यह संभावना जताई जा रही थी कि अमेरिका भारत में अब काफी संख्या में निवेश करने जा रहा है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री उस समय खाड़ी देशों में थे, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों की यात्रा पर थे, और वहां से भी भारी भरकम निवेश आने की संभावना भारत को दिख रही थी। ऐसे में चीन और पाकिस्तान दोनों को आंखों के सामने एक तरह से यह कांटा के जैसा दिखने लगा था, चुभने लगा था, और दोनों ने साजिशें रची कि भारत में किसी तरह से एक तरह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मतभेद पैदा कर दिया जाए, आतंकी हमले करा करके भारत को बदनाम किए जाए। और इस हमले के माध्यम से ही पाकिस्तान ने और चीन ने भारत से एक पुराना बदला ले लिया है। और पुराना बदला क्या था उसकी भी हम आज यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह बदला है दरअसल जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ था, बलूचिस्तान में जो हाईजैक हुआ था ट्रेन, और वहां भी महिलाओं और बच्चों को बलूच विद्रोहियों ने अलग कर दिया था, और केवल पुरुषों, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारा गया था। इसके बाद से यह आरोप लग रहे थे भारत पर कि भारत ने ही बलूचिस्तान में हमला कराया था, ट्रेन को हाईजैक कराया था। और बलूचिस्तान में जो विद्रोह चल रहा है, पाकिस्तान का पूरा मानना है कि भारत ही उसे बढ़ावा देता है, भारत का ही हाथ है बलूचिस्तान में विद्रोह कराने में या विस्फोट कराने में या पाकिस्तानी सेना के कैंपों पे, वाहनों पे हमला कराने में भारत का ही हाथ होता है। इसी कारण से जैसे महिलाओं और बच्चों को जाफर एक्सप्रेस से अलग किया गया, ठीक उसी तरह से भारत में महिलाओं और बच्चों को हटा दिया जाता है। केवल पुरुषों को गोली मारी जाती है, पुरुषों में भी केवल उन्हीं पुरुषों को जो हिंदू थे। केवल और केवल एक मुस्लिम पुरुष मारे जाते हैं क्योंकि वो आतंकी को पकड़ने की कोशिश किए थे। इसके बाद आपको बता दें कि कई मोर्चों पे भारत को घेरने की कोशिश चीन और पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस, वो आए थे भारत, और उन्हीं के आगमन के दौरान ये घटना घटी है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम, इससे फायदा क्या होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान आंतरिक कलह में उलझा हुआ है। पाकिस्तान की जो सेना है वह पूरे तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो आतंकी जिस तरह से आए और कारनामे किए, कपड़े उतार कर देखें, बड़े संयमता के साथ उन्होंने हमला किया, इस तरह का काम कोई भी वही व्यक्ति कर सकता है जो काफी ट्रेंड हो। निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना जो कुछ दिन पहले बयान दी थी कि हम हिंदुओं से अलग हैं, उनका उनके देश की नींव ही रखी गई है कलमे को आधार बनाकर, इन सब चीज इस तरह के बयान देने के बाद ये अब स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान की सेना कुछ न कुछ कराने वाली थी। और इसके 2-3 दिन बाद ऐसा होता है, तो निस्संदेह इसमें पाकिस्तान का हाथ है ही, ठीक उतना ही हाथ चीन का भी है। सारे लोग भले ही इसे आतंकी हमला मान रहे हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि यह आतंकियों की वेश में पाकिस्तानी सेना के द्वारा कराया गया कायराना हमला है। इसके बाद अब बता दें कि इस हमले से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, क्या तैयारी चल रही है। भारत ने आनन फानन में 5 निर्णय लिए, जिन 5 निर्णयों में से एक जो निर्णय था, सिंधु जल समझौता को तोड़ना, रोकना, न मानना, सिंधु के जल को अपने भारत में घेर कर रखना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा जो दूतावास में दूतों की संख्या घटाने या बढ़ाने की चीज थी, वो उतना मायने नहीं रखती है। दूसरी चीज, जो नागरिक हैं पाकिस्तान के भारत में, भारत के पाकिस्तान में, उनको अपने देश लौटने की
चेतावनी देना या नोटिस जारी करना ये उतना बड़ा निर्णय नहीं है, लेकिन ये सिंधु जल का जो विवाद था या उसके पानी का जो सवाल है कि हम पानी अब नहीं देंगे पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरह से 90% सिंचाई सिंधु के पानी से ही होती है और जब भारत पानी रोक देगा तो वह मरुस्थल बन जाएगा, फसल के लिए तरसेगा, फसल का उत्पादन कैसे होगा, ये बड़ा संकट होगा। पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी पाकिस्तान में। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा संकट आने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वह यह होने जा रहा है कि उसके यहाँ बाढ़ का भी खतरा उतना ही रहेगा जितना कि सूखा का खतरा, क्योंकि समय पे भारत पानी छोड़ेगा नहीं और जब पानी की अधिकता होगी तो भारत मनमानी ढंग से अपने बांधों से पानी को छोड़ेगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ की समस्या भी बीते दिनों आने लगेगी। अब झेलम नदी में देखिए, झेलम नदी में कहा जा रहा है कि भारत ने पानी छोड़ा है बिना पाकिस्तान को बताए और पाकिस्तान के ऊपर अभी ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है पीओके में। और ये एक तरह से पाकिस्तान पे एक बड़ी ये जो थोपी गई दबाव जिसे कहा जाता है, यह दबाव अब पाकिस्तान का दिख रहा है। दूसरी चीज बात करते हैं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की कि मिलिट्री कितनी तैयार है भारत की। तो अरब सागर में INS सूरत से मिसाइल परीक्षण किया गया था, मिसाइल छोड़े गए थे, अभ्यास किया गया था भारतीय नेवी के द्वारा। जहाजों को, जो दुश्मन देश के पानी वाले जहाज आएंगे, नेवल शिप आएंगे, तो उसको किस तरह से विध्वंस करना है उसका भी अभ्यास किया गया, बड़ी सटीकता से किया गया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई और राफेल जैसे विमानों के साथ ऑपरेशन आक्रमण अभ्यास किया जा रहा है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि कब आदेश मिले, कब जरूरत पड़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस कारण से पाकिस्तान और सदमे में चला गया है। वह भी अपने F-16 और JF-17 जैसे विमानों को एक्टिव मोड में रखा है, अभ्यास वह भी कर ही रहा होगा। लेकिन भारत ने इस बार एक स्पष्ट संकेत दिया है कि हम इस बार हो सके तो तीनों तरफ से हमला करेंगे, अरब सागर की तरफ से करेंगे और रास्ते को ब्लॉक करेंगे, जिससे कि पाकिस्तान का कनेक्शन सारी दुनिया से खत्म हो सकता है। क्योंकि हिंद महासागर में यदि लड़ाई चल रही होगी तो कौन सा देश अपना मालवाहक जहाज भेजेगा, जानेगा कि डूब जाएगा या डुबा दिया जाएगा, तब क्या होगा। दूसरी ओर हवाई क्षेत्र के मामले में भारत काफी आगे है पाकिस्तान से और ऐसी स्थिति में भारत यदि हवाई मार्ग के सहारे से हमला करता है, पानी के सहारे से हमला करता है, तो पाकिस्तान को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत ने अरब सागर की ओर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज को आगे की तरफ किया है। पाकिस्तान की चिंता उससे भी बढ़ती जा रही है। उस पर कई सारे लड़ाकू विमान भी तैनात हैं और वहां से जहाज को उड़ा करके पाकिस्तान पे हमला करने में आसानी होगी। इस चीज की जो भय है पाकिस्तान के पास अभी नहीं, बहुत पहले से ही दिख रही थी और अब वह तो साकार होती हुई दिख रही है। इसके बाद भारतीय सेना की बात की जाए तो भारतीय सेना पहले जम्मू कश्मीर में जो छुपे हुए बचे हुए आतंकी हैं उसके सफाया पर ध्यान दे रही है। भारतीय सेना के द्वारा एक तरह से आप देखें तो 10 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है, कहीं विस्फोटक से तो कहीं बुलडोजर के सहारे। संकेत स्पष्ट है कि हम आतंकियों के साथ अब किसी तरह का इफ बट की स्थिति में नहीं है, पकड़ेंगे, मुकदमे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वाली स्थिति नहीं है। सीधे या तो ठोको या उसका अस्तित्व ही मिटा दो। तो इस स्तर पे भारतीय सेना काम कर रही, क्योंकि आगे जब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होंगे, सीमा को पार करना होगा या पीओके को लेने के लिए जब चढ़ाई करनी होगी, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि पीछे से हम आतंकी से भी लड़े और आगे से दुश्मन से लड़े। इसीलिए सेना चाह रही है कि पहले हम आतंकियों का खात्मा कर दे, घाटी से एक एक करके उनके हथियार सीज कर लिए जाए, छापे मारते रहे हमेशा और आतंकियों की पहले कमर तोड़ दी जाए, उनको इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाए, उसके बाद सीमा से आगे बढ़ा जाए। और यह सेना का एक बहुत अच्छा निर्णय है। इसके अलावा भारत की सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी मीडिया वाले या मीडिया चैनल समूह कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे ही सही किसी चीज के माध्यम से आप सेनाओं के जो मूवमेंट होंगे उसका आप लाइव टेलीकास्ट न करें। करना भी हो तो जब आर्मी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए तो वहां से आप लेकर के आप दिखाइए लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय से पहले ये सब चीजें न की जाए, क्योंकि इससे हमारे जवानों की जो मॉनिटरिंग हो जाएगी, लाइव मॉनिटरिंग, कि अब यहाँ तक पहुंचे और किसी तरह का कोई हमला ना हो जाए।
इसके अलावा पाकिस्तान ये चीज़ समझ रहा है, और इसी कारण वो बार-बार धमकी भी देने लगा है कि हमारे 130 परमाणु बमों के निशाने पे भारत है। खैर भारत ज़िम्मेदार मुल्क है, वह ऐसे बयान नहीं देता, और पाकिस्तान यदि परमाणु बम की धमकी देगा ही, तो भारत के पास भी कम नहीं है, और परमाणु बम चलाने आसान नहीं है, क्योंकि 130 क्या 230 परमाणु बम भी भारत को ख़त्म करने के लिए अ, संभव नहीं है, या बनेगा ही नहीं, भारत को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। लेकिन भारत के पास जितने परमाणु बम हैं, यदि चलाएँ तो पाकिस्तान का नामो-निशान ही ख़त्म हो जाएगा, फिर परमाणु बम चलाने के लिए बचेगा कौन पाकिस्तान में। तो ये सब दूर की चीज़ें हैं। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, उनका डर दिख गया है, वो अपने परिवार को विदेश भेज दिए हैं। उन्हें डर है कि या तो किसी तरह के हमले में उनके परिवार के ऊपर हमला हो और वो मारे जाएँ, उनके बीवी-बच्चे मारे जाएँ, या दूसरी स्थिति में जंग के हालात हुए तो जब मिसाइल या बम से हमला होगा, तो उसमें वो भी पीड़ित हो सकते हैं, इस कारण वे विदेश भेज दिए हैं। पाकिस्तान की स्थिति पैनी है, अभी बहुत ज़्यादा पैनिक है, वो बहुत ज़्यादा हताश है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। चीन अंदर ही अंदर हथियारों की आपूर्ति कर रहा है पाकिस्तान को, खैर ये पूरी दुनिया जानती है, और कोई दे भी सकता है, लेकिन अब भारत को यह भी बनाकर रखना है, ध्यान देने हैं कि चीन से भी हमारे रिश्ते खराब ज़्यादा न हो। चीन से बातचीत जारी रखी जाए, और चीन को यह कहा जाए कि युद्ध के वक्त कम से कम आप हथियारों की आपूर्ति यदि करते हैं, तो हम आपको भी एक दुश्मन देश का दर्जा दे देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को अब कोई भी मदद करे, इससे कोई मायने मतलब नहीं है। यदि चीन खुलकर सामने आएगा, तो भारत के साथ भी अमेरिका खड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रंप की सरकार है, वो चीन विरोधी सरकार है, और वो ऐसे मामलों में, ऐसे समय पे भारत के साथ खुलकर आ जाएगा। इज़राइल भारत के साथ है, रूस भारत के साथ है, रूस भले ही तटस्थ रहेगा, लेकिन फिर भी भारत के साथ रहेगा, क्योंकि रूस ने भी बयान दिए हैं कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच जो टकराव है, वह जोरों पर है। अमेरिका ने भी कहा है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, सीमा पर हलचल तेज है। वायुयान अभ्यास कर रहे हैं, लड़ाकू विमान काफ़ी संख्या में एक्टिव मोड पे आ गए हैं। भारत तैयारी कर रहा है अपने बारूदी जखीरों का, और जैसे-जैसे चीज़ें स्पष्ट होती जाएँगी, भारत मौके का तलाश करते रहेगा, और एक समय वह टूट पड़ेगा। हालाँकि भारत को थोड़ा संयम के साथ सीमित रूप से ही कार्रवाई करनी चाहिए, और ज़्यादा ध्यान बलूचिस्तान को तोड़ने पर देने चाहिए, ज़्यादा ध्यान पीओके पर कब्ज़े करने के लिए देने चाहिए, और पीओके पे यदि कब्ज़ा भारत करता है, तो चीन भी सामने आएगा, फिर उससे भी लड़ने को लिए हमें तैयार रहना होगा। और यदि पीओके हमारे पास आ जाता है, तो फिर हमें मध्य एशिया में जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे-सीधे अफ़गानिस्तान के सीमा से जुड़ जाएँगे, और अफ़गानिस्तान के रास्ते हम आसानी से सीधे-सीधे पश्चिम एशिया में जा सकते हैं, और दूसरे किसी भी देश में, एशिया हो या यूरोप हो, आसानी से हम जा सकते हैं, सड़क मार्ग का रास्ता भी हमारे लिए खुल जाएगा। तो ये भारत के लिए बड़ा अच्छा होगा। हालाँकि ज़्यादा इस बात की संभावना है कि अब पीओके लेने के लिए प्रयास चलने लगेंगे कि पूरा कश्मीर ही ले लिया जाए, जिसके बाद कश्मीर मुद्दे का सवाल ही खत्म हो जाए, कश्मीर का जो सवाल है वही समाप्त हो जाए, फिर बाकी तरह के जो तनाव या राजनीति की चीज़ें हैं वो बचे ही नहीं। जैसे 370 हटा करके सरकार ने सीधे-सीधे कश्मीर के लिए जो प्रोविज़न था उसको उसके हवा को ही बंद कर दिया, उसकी बात को ही खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह से अब समय आ गया है कि पीओके लेने के लिए चढ़ाई किए जाएँ, और काफ़ी ज़्यादा दबाव बना करके तब पाकिस्तान से वो सारी चीज़ें ली जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। ऐसे में भारत के पास अभी तमाम मात्रा में हथियार हैं, तमाम तरह के ड्रोन हैं, काफ़ी ज़्यादा सैन्य उपकरण है। भारत का जो रैंकिंग है सैन्य क्षमता के मामले में, वो चौथी है, जबकि पाकिस्तान 14वें, 15वें, 16वें नंबर पे आता है। काफ़ी पीछे है, देश छोटा है, इकोनॉमी छोटी है, और यदि वह जंग की ओर गया तो वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जबकि भारत के साथ स्थिति ऐसी नहीं है। तो पूरा अपडेट आपको हम दिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।